नमस्कार। पेंथर्स ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम करने वाले हैं टॉपिक फर्स्ट के ऊपर डिस्कशन। हम लोगों का जो नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हम लोग कर रहे हैं आरपीएससी के स्कूल लेक्चरर के लिए फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड की तैयारी। ठीक है, तो इसके अंदर जो टॉपिक फर्स्ट था, मतलब कि जिसके अंदर हमारे पास बेसिक आना था हायर सेकेंडरी लेवल का 11th एंड 12th की फिजिक्स। ठीक है, तो आज हम उसका पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहले टॉपिक का जो है वो है हमारा फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, भौतिक विज्ञान आखिर है क्या, मतलब कि थोड़ा बहुत मैं बेसिक बताऊंगी, बहुत ज़्यादा डीपली हम नहीं करने वाले हैं क्योंकि हमें 10-15 मिनट में इसको खत्म करना है। देखिए, विज्ञान या साइंस की जब हम बात करते हैं ना, वो उसके अंदर कोई भी सिद्धांत या जो भी थ्योरी आती है वो कभी भी आप ये ध्यान में रखिएगा कि यार वो कभी थ्योरी फेल नहीं होती है और हमेशा मॉडिफिकेशन में लगी रहती है, इसलिए कभी भी ये अंतिम नहीं होगी, फाइनल कभी नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद विज्ञान को या फिर साइंस को गतिशील इसीलिए बोला गया है। और दूसरी बात ये, यहाँ पे किसी की भी सत्ता नहीं चलती है। मान लीजिए जैसे मैंने कोई थ्योरी दी तो थोड़े टाइम बाद उसी में मॉडिफिकेशन आ जाएगा, वो मेरे पास फिक्स नहीं है। ठीक है, हर एक वैज्ञानिक आता जाएगा, साइंटिस्ट आता जाएगा और वो नई थ्योरी या उसके अंदर मॉडिफिकेशन होता जाएगा। देखिए, मॉडिफिकेशन का एक बेस्ट एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं तो केपलर थे। उन्होंने क्या किया था, टाइको ब्राहा था, उन्होंने एक साइंटिस्ट थे टाइको ब्राहा, जिन्होंने ग्रहीय गति जो होती है उसके आंकड़े इकट्ठे किए थे। मतलब कि जो ग्रहीय गति मतलब प्लैनेटरी मोशन जो था उसके लिए उन्होंने कैलकुलेशन की थी टाइको ब्राहा ने। ठीक है, दूसरे आए साइंटिस्ट उन्होंने क्या किया, निकोलस कोपरनिकस थे, उन्होंने सूर्य का केंद्रीय प्रवृत्ति बताई और ये कहा कि वर्ताकार कक्षा होती है, ग्रहीय जो प्लैनेटरी मोशन होता है, मतलब कि प्लैनेट्स जितने भी हैं वो क्या होते हैं, वर्ताकार कक्षा में गति करते हैं और सूर्य क्या होता है, केंद्र के अंदर होता है। ठीक है, बाद में केपलर जी आए और इन्होंने ये बोला कि ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों को मिला के इन्होंने एक नया थ्योरी दिया, लेकिन चेंज उन्होंने मॉडिफाइड किया वर्ताकार कक्षा को रिप्लेस करके इन्होंने बोल दिया कि यहाँ पे कौन सी कक्षा होती है, दीर्घवृत्तीय कक्षा होती है। तो आज के टाइम में हम जो केपलर लॉ पढ़ते हैं वो क्या बोलते हैं कि सूर्य के केंद्र के अंदर स्थित है और सभी ग्रह क्या करते हैं, चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा के अंदर गति करते हैं। तो हो गई ना ये मॉडिफाइड। साइंस स्टेबल तो नहीं रही और ना ही टाइको ब्राहा और कोपरनिकस के पास रही। ठीक है, उसमें मॉडिफाइड किसने किया, केपलर ने किया। इसी तरह से जैसे न्यूटन थ्योरी की हम लोग बात करते हैं, हमें पता है कि न्यूटन थ्योरी सार्वत्रिक सत्य बताते हैं 11th-12th में, लेकिन जैसे जैसे हम हायर स्टडीज़ की ओर जाते हैं तो इसमें भी मॉडिफिकेशन आ जाता है। ठीक है, जैसे कि न्यूटन थ्योरी जो परमाणु जो होता है हमारा, या फिर मैं बात करूँ एटम की, उसको नहीं बता पाया था। उसके अंदर जितनी भी घटनाएं हो रही है, जैसे कि इसके अंदर परमाणु के अंदर बाहरी कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है और अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं नाभिक के अंदर। तो इन जो घटनाएं थी उनको न्यूटन थ्योरी नहीं समझा सकती थी। ठीक है, साथ ही साथ ये प्रकाश तरंग सिद्धांत को भी नहीं समझा पाई थी। ठीक है, मतलब कि प्रकाश तरंग सिद्धांत तो दे दिया इन्होंने, लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है उसको नहीं समझा पाई थी। प्रकाश विद्युत प्रभाव हम क्वांटम थ्योरी के अंदर इन डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रकाश तरंग सिद्धांत तो इसके अकॉर्डिंग न्यूटन ने दे दिया, लेकिन ये इंसिडेंट वो समझा नहीं पाए थे। इसी कारण यहाँ पे नई थ्योरी इन्वेंट हुई जिसको क्या बोला गया, क्वांटम थ्योरी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है और सबसे टिपिकल भी मानी जाती है। जैसे कि इसको पढ़ने के लिए नॉर्मल बोला जाता है कि कौन तुम, अगर आप इसको समझना चाहते हो तो आप अपने आप को भूल जाओ, कौन तुम। ठीक है, तो क्वांटम थोड़ा टिपिकल रहता है पर इतना भी नहीं रहता, हम लोग इजीली इसको पढ़ पाएंगे। उसके बाद में थर्ड एग्जांपल अगर मैं लेके चलूँ, रदरफोर्ड जी थे, उन्होंने क्या किया था, नाभिकीय मॉडल दिया था। ठीक है, जिसका यूज़ किन्होंने किया, नील्स बोर ने किया। किसके अंदर किया, हाइड्रोजन एटम के अंदर किया। मतलब कि हाइड्रोजन एटम के अंदर इन्होंने इसको बेस मॉडल माना और मॉडिफाइड कर दिया, नई थ्योरी दे दी। ठीक है, इसी तरह से डायरेक्ट थ्योरी थी, जिन्होंने डायरेक्ट थ्योरी ने ये बोला था कि एंटी पार्टिकल हमेशा होते हैं। ठीक है, एंटी पार्टिकल, एवरी पार्टिकल हैज एन एंटी पार्टिकल। ठीक है, एंटी पार्टिकल का मतलब ये होता है कि अगर किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिट्रॉन होगा इसका एंटी पार्टिकल, जिसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, इन डिटेल हम इसको न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे। फिलहाल हमारा जस्ट इंट्रोडक्शन है जो कि हमें 5-10 मिनट के 10 मिनट के अंदर खत्म करना है। कार्ल एंडरसन ने आगे नेक्स्ट मॉडिफिकेशन दिया और ये बोला कि इसका प्रति इलेक्ट्रॉन या फिर पॉजिट्रॉन होता है। यूज़ किसका किया था, डायरेक्ट थ्योरी का। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम फिजिक्स की बात करते हैं। वो तो जितनी थी साइंस की थी, किस तरह से बेसिक थ्योरी थी और किस तरह से उसके अंदर मॉडिफाइड हुए। देखिए, फिजिक्स को हम दो कैटेगरीज में मेनली बांटते हैं। कौन कौन सी, एक तो स्थूल के अंदर और एक सूक्ष्म के अंदर। ठीक है, स्थूल मतलब कि थोड़ी बड़ा वे, मतलब कि वास्ट अगर हम लेते हैं, जैसे कि प्रयोगशाला या फिर लेबोरेटरी जिसको बोलते हैं, या फिर हमें जो दिखाई दे सकता हो, जो भी मोशन हमें दिखाई दे सकता हो, जिसको हम देख सकते हो अपनी आंखों से, वो क्या होगा, स्थूल होगा। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड हम बांटते हैं वो किस में बांटते हैं, सूक्ष्म के अंदर। परमाणुवीय घटनाएं, जिनको कि हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, जैसे माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर हम इनको देखते हैं और इनके अंदर जो घटनाएं होती है वो किस में पढ़ते हैं हम, क्वांटम फिजिक्स में या फिर क्वांटम भौतिकी में। मतलब कि एटॉमिक जितनी भी एटॉमिक घटनाएं होगी उनको हम किस में पढ़ेंगे, सूक्ष्म के अंदर, सूक्ष्म भौतिकी के अंदर। और जो स्थूल होती है, जैसे कि गाड़ी चल रही है या फिर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है या फिर हम कहें कि लेंस है, वो उससे हम मैग्नीफाइड कर रहे हैं, मतलब कि जो चीज़ें हमारे पास सामने दिख रही है, ठीक है, हम उनको महसूस कर सकते हैं, वो क्या आती है, स्थूल के अंदर आती है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, चिरसम्मत भौतिकी, क्लासिकल फिजिक्स। देखिए, क्लासिकल फिजिक्स या फिर चिरसम्मत भौतिकी को भी हम किस किस फील्ड में पढ़ सकते हैं। पहला तो होता है मैकेनिक्स, यांत्रिकी, नॉर्मल न्यूटोनियन मैकेनिक्स जिसको बोलते हैं। दूसरा हमारा होता है वैद्युत गतिकी।
ठीक है। थर्ड वन इज ऑप्टिक्स, जिसके अंदर हम देखते हैं, और उसके बाद में ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी के साथ अगर स्टैटिस्टिकल लगा दें तो वो आ जाएगी क्वांटम के अंदर, ठीक है। वो क्वांटम की घटनाएं हो जाएगी, मतलब कि सूक्ष्म हो जाएगी। स्टैटिस्टिकल की भी हम बहुत इन डिटेल पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से आरपीएससी के बहुत क्वेश्चन आते हैं और ये टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब देखिए फिजिक्स को हम जो मापन है उसका वो 3-4 चीज़ों के अंदर करते हैं। जैसे कि बेसिक अगर मैं बोलूँ तो लंबाई, द्रव्यमान, समय और ऊर्जा। हमारे पास अगर इनकी जानकारी है तो हम हर कुछ पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे लंबाई के रूप में अगर हम पढ़ना चाहें, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वो कौन सी राशि में होंगे, लगभग आपके पास 10⁻14 के अंदर होंगे, ठीक है। और अगर हम विश्व के विस्तार के बारे में बात करें तो ये होता है लगभग मैक्सिमम 10⁻26 मीटर तक। तो हमारे पास लंबाई की जो सीमा होती है, या फिर हम कहें रेंज जो होती है, या फिर हम कहें परास, वो लगभग कितनी होती है, 10⁻40। देखिए ये क्वेश्चन कोई पूछता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हमें होनी चाहिए। अब अगर हम समय की परिभाषा दें, देखिए मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं कि हमें ये फॉर्मूला हमेशा अपने माइंड में रखना है। छोटा सा फॉर्मूला छोटी क्लासेस में आता है, वेग बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग अगर समय को इधर ले जाते हैं तो समय क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल, और चाल यहाँ पे किसकी लेते हैं हम लोग, प्रकाश की लेते हैं, ठीक है। तो अब जो समय की रेंज होगी वो लगभग हमारी होती है 10⁻22 सेकंड से 10⁻18 सेकंड तक, मतलब एक रेंज अगर हम डिफाइन करें तो। उसके बाद आता है द्रव्यमान, ठीक है। द्रव्यमान के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है, सबसे छोटा हो गया सूक्ष्म 10⁻30 kg, ठीक है। उसके बाद प्रेक्षित विश्व का द्रव्यमान, ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटीज है, ठीक है। ये है 10⁻55 kg, ठीक है। तो इनके बीच की रेंज होगी द्रव्यमान की, ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड के अंदर। अब देखिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहती हूँ, मतलब कि हमारे पास जो थ्योरीज हैं वो किस किसने दी, इंपॉर्टेंट थ्योरीज है बेटा, पूछ लेते हैं क्वेश्चन में, आमतौर पे पूछा जाता है, वन लाइनर क्वेश्चन जो भी आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उसके अंदर पूछ लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला होता है उपप्लावकता का सिद्धांत या उपप्लावक नियम या फिर उत्तोलक का नियम, जो कि किसने दिया था, आर्किमिडीज ने दिया था। बस ये हमारे 20-25 नाम है, ये हमें याद होना चाहिए कि कौन सी थ्योरी किसने दी थी। इवन आरएएस तक में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग इसको पूछा जाता है, ठीक है। और कई थ्योरी तो ऐसे होगी जो उनके नेम पे होगी, तो हमारा जो ऑप्शन होता है उसमें टिक करना बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। तो सेकंड ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर आप नीट का एग्जाम दे रहे हो तो उसमें भी पूछ लेते हैं, और अगर आप आरएस का एग्जाम दे रहे हो तो उसमें ये फेवरेट क्वेश्चन होता है। वो इसलिए होता है आरएस के अंदर क्योंकि वहाँ पे आर्ट्स के भी बच्चे होते हैं, तो उनके लिए एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनाया जाता है, ठीक है। तो जड़त्व का सिद्धांत किसने दिया था, थ्योरी ऑफ इनर्शिया गैलीलियो ने दिया, ठीक है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगन ने दिया, ठीक है। इसके अंदर अगर आपको ध्यान हो तो इस तरह से हम लोग स्लिट लगाते हैं, आगे द्विकटिबंध वगैरह इस तरह से बनते हैं, तो वो इन डिटेल हम पढ़ेंगे आगे ऑप्टिक्स के अंदर। फिर आता है गुरुत्वाकर्षण, इंपॉर्टेंट, गति के नियम इंपॉर्टेंट, और परावर्ती दूरदर्शक, ये तीनों न्यूटन ने दिया था, हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कौन कौन सा, गुरुत्वाकर्षण, गति के नियम और परावर्ती दूरदर्शक किसने दिए, न्यूटन ने दिए। उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसने दिया था, फेराडे ने दिया था, ठीक है। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये हमें किसने बताया था, मैक्सवेल जी ने बताया था। किसने बताया था, मैक्सवेल जी ने बताया था। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत क्या या प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये हमें मैक्सवेल ने डिफाइन किया था, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंग जो होते हैं उनका डिस्कवरी या फिर उनकी जो थ्योरी थी वो किसने दी, हर्टेज ने, जिसके सम्मान के अंदर इसका मात्रक भी हर्टेज रखा गया है, आवर्ती का, ठीक है। अति लघु रेडियो तरंगे, ये हमारे भारत के साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बोस ने थ्योरी दी थी, जगदीश चंद्र बोस ने थ्योरी दी थी, और इंडिया के थे, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सरे की डिस्कवरी की थी रोजन ने। देखिए अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है, वो क्या आता है, हमें भूलना नहीं है, इसको थोड़ा सा आपको माइंड में ध्यान रखना है, क्योंकि लगभग होता है कि हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं ऑप्शन जब आते हैं, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन जो है उसकी की थी जे थॉमसन ने डिस्कवरी। यहाँ पे लगभग बच्चे नाभिकी या फिर एटम की जब आती है मॉडल जो था वो रदरफोर्ड ने दिया था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पूछा है तो हमें ध्यान रखना है इसकी डिस्कवरी किसने की भाई, जे थॉमसन ने। हिंदी अगर लिखी होगी तो वहाँ पे टॉमसन भी लिखा हो सकता है। और इलेक्ट्रॉन के आवेश का माप जो है वो हमें दिया था मिलिकन ने, इलेक्ट्रॉन के आवेश का माप मिलिकन ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने, ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज की चैडविक ने, इलेक्ट्रॉन की खोज की जे थॉमसन ने, और इलेक्ट्रॉन के आवेश के बारे में बताया मिलिकन ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करती है आरपीएससी, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएटिंग है, ठीक है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, नहीं तो आधा नंबर पीछे हो जाएंगे हम, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा योगदान था इनका और बहुत ज़्यादा हम कहें तो ये अपनी पूरी फैमिली को ही खो चुके थे। वो कौन सा है, रेडियम पोलोनियम, इन दोनों तत्वों की खोज की इन्होंने। और प्राकृतिक रेडियो एक्टिवता, ये हम न्यूक्लियर के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन सेट होते हैं। और ये किया था मैडम क्यूरी ने, इसकी खोज की, और इन्हीं के सम्मान में इसका रेडियो एक्टिवता का मात्रक क्या दिया गया, क्यूरी दिया गया, ठीक है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद में आता है प्रकाश वैद्युत नियम, जिसने पूरी फिजिक्स को ही चेंज कर दिया, या फिर अपेक्षिकता का सिद्धांत। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है और इसमें अधिकतर बच्चे, मैक्सिमम बच्चे, या फिर मैं कहूँ आरएस में जो बैठता है वो बच्चा ये गलत करके आता है। वो यहाँ पे न्यूटन करता है, न्यूटन नहीं करना है हमें, यहाँ पे कौन सा करना है, एल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टीन करना है जब प्रकाश वैद्युत नियम या फिर अपेक्षिकता का हमें पूछे, ठीक है। उसके बाद में कॉस्मिक रेडिएशन है, ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। कॉस्मिक रेडिएशन है वो फ्रांसिस हैस के द्वारा परमाणु का नाभिकीय मॉडल दिया गया रदरफोर्ड के द्वारा। ये देखिए, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, न्यूट्रॉन चैडविक, इलेक्ट्रॉन का आवेश का माप मिलिकन, और परमाणु का नाभिकीय मॉडल
रदरफोर्ड, ठीक है, परमाणु का नाभिकीय मॉडल रदरफोर्ड। और हाइड्रोजन एटम का क्वांटम निवेश किसने किया? नील्स बोर ने। यूज किसका किया? रदरफोर्ड का, ठीक है। अणुओं द्वारा प्रकाश का अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन वो दिया गया था चंद्रशेखर वेंकट रमन के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं रमन स्कैटरिंग। अगर आपको ध्यान हो तो रमन स्कैटरिंग, ठीक है, चंद्रशेखर रमन के द्वारा दी गई क्या? अणुओं द्वारा प्रकाश का अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन, मतलब कि स्कैटरिंग। इन डिटेल आगे पढ़ेंगे हम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स के अंदर, ठीक है। तो ये दिया था चंद्रशेखर वेंकट रमन, ये इंडिया से थे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द्रव्य की तरंग प्रकृति, दे ब्रोगली, ये दिया द्रव्य की तरंग प्रकृति। इसने भी फिजिक्स में काफ़ी चेंज किए, तरंग प्रकृति का सिद्धांत दिया दे ब्रोगली ने। डी ब्रोगली भी हो सकता है यहाँ पे। तापिक आयनन का दिया गया था मेघनाथ शाह के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है। और इसका जो यूज़ है रेडियो एक्टिविटी के अंदर या रिएक्टर्स के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर इसका यूज़ होता है। तापिक आयनन इंपॉर्टेंट है, मेघनाथ शाह ने दिया था ये, ठीक है। क्वांटम संख्याएं की, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये किसकी देन थी? सत्येंद्र नाथ बोस की, क्योंकि ये इंडिया का है। क्वांटम संख्याएं की सत्येंद्र नाथ बोस, आरएस कैंडिडेट ध्यान से सुनिएगा। क्वांटम संख्याएं की किसने दी? सत्येंद्र नाथ बोस ने। अब देखिए हमारे इंडिया के जो थे उनको हमें प्रायोरिटी पे रखना है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में अपवर्जन नियम, ये दिया था पाउली ने, ठीक है, अपवर्जन नियम पाउली ने दिया। तो इस एक पेज के अंदर, हाँ जी, अपवर्जन का नियम किसने दिया था? पाउली ने दिया था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वांटम संख्याएं की हमें याद रखना है, सत्येंद्र नाथ बोस ने दिया था, तापिक आयनन मेघनाथ शाह ने दिया था, और उसके बाद में रमन स्कैटरिंग या अणुओं द्वारा अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन, दोनों नेम से आ सकता है, तो वो दिया था चंद्रशेखर वेंकट रमन ने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन मतलब कि कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन, ये हमें दिया था एनरिको फर्मो ने, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान में रखना है, किन्होंने दिया था? एनरिको फर्मो ने। तो कई बार इसमें गलती हो जाती है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में आती है क्वांटम यांत्रिकी या फिर अनिश्चितता का सिद्धांत। यहाँ पे देखिए गलती क्या होती है, हम लोग अपेक्षिकता का सिद्धांत वगैरह पढ़ते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है, और हम लोग यहाँ पे कर बैठते हैं, जबकि हमें ध्यान रखना है क्वांटम यांत्रिकी या फिर अनिश्चितता का सिद्धांत, दोनों में से कोई भी आए तो वो किसने दिया है? हाइजेनबर्ग ने, ठीक है, वो किसने दिया है? हाइजेनबर्ग ने। उसके बाद आता है पॉल डिरेक ने दिया अपेक्षीय इलेक्ट्रॉन थ्योरी, ये ध्यान में रखिएगा। अपेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था? अपेक्षिकता का सिद्धांत हमें किसने दिया था? तो अपेक्षिकता का सिद्धांत हमें दिया था सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपेक्षिकता का सिद्धांत दिया, लेकिन अपेक्षिक इलेक्ट्रॉन जो थ्योरी है वो हमें किसने दी थी? पॉल डिरेक ने। अपेक्षिक इलेक्ट्रॉन थ्योरी हमें दी पॉल डिरेक ने, या फिर जिसको हम क्वांटम थ्योरी भी बोलते हैं कई बार, ठीक है। उसके बाद में नाभिकीय बलों की थ्योरी जो थी, या नाभिकीय बलों का सिद्धांत जो था, वो दिया गया युकावा, और इसको युकावा फोर्स भी बोलते हैं नाभिकीय बलों को। उसके बाद में कॉस्मिक रे स्पेक्ट्रम इट मीन्स वो विबग्योर वगैरह वो आप बनाते हो ना इस तरह से, सोपानी जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसको दिया था जहांगीर भाभा ने। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि ये क्या है? इंडियन है, ठीक है। तो वो भी जहांगीर भाभा ने दिया था, ठीक है। उसके बाद तारों की संरचना या फिर जो चंद्रशेखर सीमा होती है, जो इनको बोला गया था, इसके सम्मान के अंदर ही बोला गया था। जैसे ये अर्थ है तो इनके ऊपर कुछ लिमिट्स होती है, वो हम इन डिटेल बाद में पढ़ेंगे, ये आरएस के सिलेबस में होती है, ठीक है। तो चंद्रशेखर सीमा एस चंद्रशेखर ने दी थी, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या थे? इंडियन थे, ठीक है। अब आती है नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, वो है टेक्नोलॉजी। और ये टेक्नोलॉजी कौन सी थ्योरी के ऊपर डिपेंड है, मतलब कि कौन सी थ्योरी के ऊपर ये टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। जैसे कि सबसे पहले जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ था वो हुआ था भाप इंजन। भाप इंजन की खोज होते ही ये कौन सी थ्योरी पे हुई? थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर बेस्ड थी, ठीक है। उसके बाद आई नाभिकीय रिएक्टर या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर, वो कौन सी के ऊपर थी? कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन। और कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन किसने दिया था? एनरिको फर्मो ने, ठीक है, एनरिको फर्मो ने। रेडियो या टीवी किसके ऊपर बेस्ड थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर रेडियो या टीवी थी, ठीक है। कंप्यूटर किसके ऊपर? डिजिटल लॉजिक इस थ्योरी के ऊपर काम करते हैं, या फिर इस थ्योरी के ऊपर जो टेक्नोलॉजी डिपेंड करती है वो कौन सी करती है? कंप्यूटर डिजिटल लॉजिक या फिर अंकीय तर्क। अति उच्च चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, ये किसकी थ्योरी के ऊपर काम करता है? सुपर कंडक्टिविटी। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन डिटेल हम ये पढ़ेंगे। आरपीएससी के एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो आरएस में हो, चाहे वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड हो, ठीक है। उसके बाद में लेजर टेक्निक किसके ऊपर आई? विकिरणों का जो उद्दीप्त उत्सर्जन था या फिर पॉपुलेशन इन्वर्जन था, समष्टि प्रतिलोमन, इसके ऊपर डिपेंड थी, या फिर स्टिमुलेटेड एमिशन जो होता है उसके ऊपर लेजर टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, ठीक है। उसके बाद में आती है रॉकेट नोदन, वो किसके ऊपर थी? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, मैंने देखा हुआ है, कौन से एग्जाम में आया ये नहीं पता। रॉकेट नोदन जो है वो कौन सी थ्योरी के ऊपर है? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। फिर आता है इलेक्ट्रिक जनरेटर विद्युत जनित्र इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये किसने कौन सी थ्योरी है? फेराडे की कौन सी थ्योरी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर डिपेंड करती है कौन सी? इलेक्ट्रिक जनरेटर, विद्युत जनित्र, जिससे विद्युत उत्पन्न किया जाता है, विद्युत उत्पादन किया जाता है, ये कौन से थ्योरी के ऊपर है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और ये दी किसने थी? फेराडे ने, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हम आते हैं जल विद्युत शक्ति, मतलब कि जल की जो शक्ति है उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाना, ठीक है। तो ये कौन सी थ्योरी पे थी? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण, मतलब कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम क्या करेंगे? विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आती है वायुयान जो टेक्नोलॉजी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? बर्नौली सिद्धांत, ये आगे इन डिटेल आएगा, या फिर जिसको हम कहते हैं तरल गतिकी, फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिक्स होती है, ठीक है, मतलब आपके सिलेबस में नहीं है, वैसे इंजीनियरिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद में आती है सोनार पराश्रव्य तरंगों के परावर्तन के कारण। देखिए सोनार का मतलब ये होता है कोई पनडुब्बी है या फिर कोई एरोप्लेन है, उसके ऊपर हम कोई डालते हैं वेव, या फिर इससे टकरा के वापस जाती है, तो उसको हम सोनार सिस्टम बोलते हैं। तो हमें पता चल जाता है कि कितनी डिस्टेंस के ऊपर हमसे दुश्मन का वायुयान है या पनडुब्बी है या फिर एरोप्लेन कहाँ पे चल रहा है, तो इसको सोनार सिस्टम बोलते हैं। ये किस पे डिपेंड करती है? पराश्रव्य तरंगों के परावर्तन के ऊपर, ठीक है। अब आता है ऑप्टिकल फाइबर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है। पूछने का रीजन ये है कि आज के टाइम में जितना भी हमारा नेट चलता है, हाई स्पीड नेट जो चलता है वो ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड है, ठीक है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक
ऑप्टिकल फाइबर हमारी इसलिए इंपॉर्टेंट हो चुकी है आज के टाइम में, क्योंकि जितना भी हमारा डाटा होता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक डाटा या फिर हम जो नेट चला रहे हैं आज, वो बेसिकली इसी के ऊपर डिपेंड है। हाई स्पीड डाटा, हाई स्पीड ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू होता है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि इस तरह से हमारे होते हैं और ये इस तरह से वापस परावर्तन होता रहता है। इस तरह से हम लोग इन डिटेल आगे पढ़ेंगे। तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन जैसे कि मरग मरीचिका इफेक्ट जो आपका होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि मरग मरीचिका इफेक्ट के अंदर क्या होता है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, मतलब कि इस सरफेस के ऊपर अगर प्रकाश का आपतन हो रहा है तो वापस इसी सरफेस से पूरा का पूरा चला जाएगा। ये सरफेस इसको एब्जॉर्ब नहीं करेगी, ये वापस प्रकाश लौट जाएगा, प्रकाश वापस लौट जाएगा। इस सरफेस के ऊपर प्रकाश आया और प्रकाश वापस लौट गया, इस सरफेस ने कुछ नहीं किया, तो ये क्या हो गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। ठीक इसी तरह से ये थ्योरी किसमें यूज की गई, ऑप्टिकल फाइबर में की गई। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी में कौन सा सिद्धांत काम में लिया गया या फिर आधार कौन सा सिद्धांत था, तो वो कौन सा था, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। या फिर मरग मरीचिका के अंदर कौन सा घटना होती है, कौन सी घटना होती है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना। उसके बाद आती है प्रकाश विद्युत सेल, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, जो आज आमतौर पर सेंसर्स होते हैं ना जितने भी, वो क्या होते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव के ऊपर ये डिपेंड करता है। देखिए ये तो बहुत अच्छे से याद रह जाएगा, प्रकाश है विद्युत है, प्रकाश विद्युत प्रभाव है। ठीक है, संलयन परीक्षण रिएक्टर टोकामैक, इसको इन डिटेल हम पढ़ेंगे। ठीक है, संलयन परीक्षण रिएक्टर टोकामैक, ये क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है, आयनिक कण होते हैं या फिर हम कहें कि फ्री ऑफ चार्ज होते हैं। उनके बीच में कोई भी जैसे ट्यूबलाइट है, इसके बीच में वो स्टेट होती है तो फ्रीली मूव करते रहते हैं आयंस, तो वो स्टेट जो होती है उसको हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। मतलब कि प्लाज्मा का जो चुंबकीय परिरोध है वो यूज होता है किसमें, संलयन परीक्षण रिएक्टर टोकामैक के अंदर। ठीक है, अब आता है बोस-आइंस्टीन दाब। ठीक है, ये कहाँ पे यूज हो रही है, लेजर पुंजों व मैग्नेटिक फील्ड द्वारा एटॉमिक कैप्चरिंग एंड कूलिंग करने में। जो शीतलन करना होता है हमें कहीं भी किसी भी गैस का कूलिंग या फिर नाभिकीय रिएक्टर के अंदर हमें करना होता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, बोस-आइंस्टीन दाब का थ्योरी का यूज करते हैं। ठीक है, प्रकृति में मूल बल, अब देखिए फिजिक्स जो डिपेंड है मेनली वो क्या है, कुछ बलों के ऊपर है। बहुत से बल है जैसे श्यानता हो गया और हो गया, तो इन बलों को तो हम अपकेंद्रीय हो गया, केंद्रीय बल हो गया, इनको हम घटना के अनुसार पढ़ते हैं। ठीक है, जो घटना हो रही है, घर्षण बल है, जैसे हम चल रहे हैं तो हम उसके अनुसार पढ़ते हैं। लेकिन फिजिक्स ने क्या किया था, ये कुछ फोर्स जो थे, 3 या 4 फोर्स थे, उनको वेल डिफाइन कर दिया कि इसके अलावा जो जितने भी फोर्सेस है वो इन्हीं कैटेगरीज के अंदर पूरक या कॉम्प्लीमेंटरी आगे की तरफ चलते रहते हैं और इनके रूप बदलते रहते हैं घटना के अनुसार। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी जो थ्योरी दी थी वो दी थी अरस्तू ने, जो कि थोड़ी सी डिफाइन नहीं कर पा रही थी कि बल कैसे होता है। ठीक है, बाद में जो सक्सेसफुल थ्योरी हुई वो हुई न्यूटन की गति के नियम, जो 3 नियम दिए इन्होंने, 1, 2 एंड 3। इन डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग इसको। तो 1, 2, 3 जो न्यूटन ने गति के नियम दिए थे वो क्या थे, ये जो बल दिए उनको भी डिफाइन कर रहे थे और अच्छे से वेल डिफाइन हो रहे थे। तो प्रकृति के मूल बल या फिजिक्स जिनके ऊपर डिपेंड हुई वो 4 प्रकार के बल थे। सबसे पहला था गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल देखिए हम फील नहीं कर पाते लेकिन होता हर जगह है। इसकी जो प्रबलता होती है वो बहुत कम होती है, 10 की पावर -39, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इसकी रेंज जो होती है इन्फिनिटी होती है, मतलब कि हर कहीं है। ठीक है, और सभी पार्टिकल्स के ऊपर लगता है, ये ध्यान रखिएगा। गुरुत्वाकर्षण बल की प्रबलता जो होती है 10 की पावर -39, रेंज जो होती है इन्फिनिटी, और सभी पार्टिकल्स के ऊपर लगा। हम लोग आते हैं विद्युत चुंबकीय बल पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पर। इसकी देखिए जो प्रबलता होती है, स्ट्रॉन्गनेस, वो होती है 10 की पावर -2 के लगभग बराबर। उसके बाद में रेंज जो होती है इसकी भी इन्फिनिटी होती है, तो ये ध्यान में रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत चुंबकीय बल की जो रेंज है वो इन्फिनिटी होती है। ठीक है, उसके बाद में विद्युत चुंबकीय बल हमेशा चार्ज पार्टिकल के बीच में लगेगा। विद्युत चुंबकीय बल हमेशा चार्ज पार्टिकल, आवेश आवश्यक है, इसके ऊपर आवेश आवश्यक नहीं है। ठीक है, हमेशा चार्ज पार्टिकल के ऊपर विद्युत चुंबकीय बल लगेगा। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता है तीसरा बल, दुर्बल नाभिकीय बल, वीक इंटरेक्शन फोर्स। ठीक है, वीक इंटरेक्शन फोर्स की रेंज जो है, प्रबलता जो है लगभग होती है 10 की पावर -13 के लगभग बराबर। और उसके बाद में जो रेंज होती है वो एक तरीके से हम लोग बोलते हैं कि नाभिक के परास के बराबर या फिर इस तरह से होती है, 10 की पावर -16 मीटर के आसपास इसकी रेंज होती है। और कुछ मूल कण के ऊपर ही ये दुर्बल नाभिकीय बल होते हैं, फिक्स होते हैं। कुछ एक दुर्बल कण होते हैं, कुछ एक मूल कण फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, ये आगे हम न्यूक्लियर के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन, मुख्यतः इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉनों के मध्य ये बल कार्य करता है। ठीक है, अब आते हैं हम प्रबल नाभिकीय बल की तरफ। चौथा जो है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन फोर्स, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है और सबसे कम रेंज। ठीक है, 1 के बराबर, मतलब कि बहुत ही इतनी सी रेंज मान लीजिए नाभिक है इसके अंदर ही क्यों है वो अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत छोटी रेंज होती है, मतलब कि 10 की पावर -15 मीटर के आसपास। स्ट्रॉन्गनेस सबसे ज्यादा, मैंने उल्टा बोल दिया, स्ट्रॉन्गनेस तो होती है सबसे ज्यादा 1 के बराबर। ठीक है, स्ट्रॉन्गनेस सबसे ज्यादा किसकी, प्रबल नाभिकीय बल की। प्रबल नाभिकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल तीनों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन रेंज क्या होती है, बहुत कम होती है। लघु नाभिकीय बल होता है, नाभिक के अंदर ही ये पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए बेसिक डिफरेंस अगर हम अपने समझने के लिए करें तो प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर हम देखें तो प्रबल की जब हम बात करते हैं तो मान लीजिए ये मेरे पास नाभिक है, एटम की बात नहीं कर रहे हैं, एटम होता तो नाभिक के बीच में होता और ये एटम हो गया। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन बाहर होता है। ठीक है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। एटम की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे नाभिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो नाभिक लिया, नाभिक के अंदर प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। इन दोनों के जो बीच की बॉन्डिंग है वो क्या होती है, इस बल के कारण होती है, प्रबल नाभिकीय बल के कारण। किसके बीच की बॉन्डिंग, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है विद्युत चुंबकीय बलों से 100 गुना अधिक प्रबल होता है, 100 गुना ज्यादा प्रबल होता है। किससे, विद्युत चुंबकीय बलों से, जो कि आवेश पर निर्भर करता है। ये आवेश के प्रकार पर निर्भर नहीं करता है, ये प्रोटॉन के बीच में भी हो सकता है, न्यूट्रॉन के बीच में भी हो सकता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी हो सकता
सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रबल नाभिकीय बल। आवेश पर निर्भर नहीं करता है, आवेश पर निर्भर नहीं करता है, आवेश पर प्रबल नाभिकीय बल भी निर्भर नहीं करता है, और साथ के साथ हमारा गुरुत्वाकर्षण बल भी आवेश पर निर्भर नहीं करता है। आवेश पर निर्भर कौन सा करता है, विद्युत चुंबकीय बल। उसके बाद में इसकी रेंज जो होती है लगभग 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। और यही बल कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाभिक स्थायित्व के लिए उत्तरदायी बल कौन सा है, प्रबल नाभिकीय बल या दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल नहीं होता है, प्रबल नाभिकीय बल नाभिक के स्थायित्व के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इस बल का अनुभव नहीं करता है। क्यों नहीं करता है भाई, क्योंकि ये केवल नाभिक में लगता है, इलेक्ट्रॉन के अंदर नहीं लगता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इस बल का अनुभव नहीं करता है। ये केवल किसके कौन अनुभव करता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर नाभिक। इसलिए न्यूक्लियस जो है हमारा स्टेबल होता है, ठीक है। तो आगे फर्दर थ्योरीज के अंदर ये भी हमें मिला कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन है जो और फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना है वो कौन से हैं, क्वार्क पार्टिकल, ठीक है। तो ये इन डिटेल बाद में पढ़ेंगे, अभी हमारा बस बेसिक चल रहा है, ठीक है। उसके बाद में आता है दुर्बल नाभिकीय बल, ठीक है। दुर्बल नाभिकीय बल निश्चित नाभिकीय प्रक्रियाओं में भाग ले जो मतलब कि आइडेंटिफाई होता है उसको हम बोलते हैं दुर्बल नाभिकीय बल। मतलब कि कुछ फिक्स रिएक्शंस होंगी, जैसे कि बीटा क्षय, ठीक है। बीटा क्षय बेटा दो प्रकार का होता है, कौन सा होता है, जैसे कि बीटा माइनस डीके और बीटा प्लस डीके। जैसे मैंने कार्बन 14 लिया तो इससे क्या बन जाए, नाइट्रोजन 14 बन जाए, लेकिन एक एंटी न्यूट्रिनो मिले और एक इलेक्ट्रॉन मिले, ठीक है। तो वो तो होगी बीटा माइनस। याद रखने का सीधा सा तरीका है, यहाँ से देखिए इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो बीटा माइनस डीके है, इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो बीटा माइनस डीके। और अगर मैं कार्बन 10 लेती हूँ और ये चेंज हो जाए बोरोन में, बोरोन 10 के अंदर, तो एक न्यूट्रोनो निकलता है, यहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो निकलता है और एक निकलता है पॉजिट्रॉन। तो इसको बोलते हैं बीटा प्लस डीके। क्यों, क्योंकि पॉजिट्रॉन है और साथ में क्या है, न्यूट्रिनो है, ठीक है। ये पार्टिकल्स, ये पार्टिकल हो गया, ये एंटी पार्टिकल हो गया, यहाँ पे ये एंटी न्यूट्रिनो हो गया, एंटी पार्टिकल हो गया और ये पार्टिकल हो गया, ठीक है। तो ये हो गया बीटा माइनस डीके, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और बीटा प्लस डीके कौन सा हो गया, जिसके अंदर पॉजिट्रॉन निकल रहा है, ठीक है। तो ये जो थ्योरी न्यूट्रिनो की थ्योरी दी गई थी पाउली के द्वारा, ये ध्यान में रखिएगा। न्यूट्रिनो जो डिस्कवर किया गया था वो पाउली ने किया था और एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था, ठीक है। तो इस रिएक्शन को पॉसिबल होने के लिए जो रिएक्शन या फिर जो फोर्स रिक्वायर्ड होता है वो कौन सा होता है, दुर्बल नाभिकीय बल, ठीक है। उसी के कारण ये होती है। दुर्बल नाभिकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल जितना दुर्बल नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ये गुरुत्वाकर्षण बल जितना दुर्बल नहीं होगा, क्योंकि इसकी रेंज जो होती है वो कम होती है, 10⁻⁻16 मीटर की होती है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। ये वाला जो लेक्चर था हमारा आरएस प्री के लिए भी था, ये बेसिक लेक्चर है आरएस प्री, वहाँ भी बहुत काम आता है इस थ्योरी में। उसके बाद में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड एंड रीड के अंदर भी यूज़फुल है, ठीक है। तो जो बेसिक एग्जाम होते हैं जिसके अंदर साइंस एक पार्ट होता है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।